नमस्कार दोस्तों, मैं विकास से सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं गढ़ा का गोंड राजवंश पर। उसके पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने अपना अपार प्रेम हमारे वीडियो के प्रति दिखाया है। इसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा, इसके लिए मैं कोटि सा धन्यवाद करता हूँ आपका। देखिए, गढ़ा का गोंड राजवंश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मध्य प्रदेश की रियासतें। और ना ये केवल मध्य प्रदेश के पीएससी के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कांस्टेबल, एसआई, पटवारी और मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं एक स्टोरी की तरह ये सारा इंसिडेंट आपके पास लेके आया हूँ। देखिए, गढ़ा का गोंड राजवंश, याद रखिए गढ़ा की गोंड राजवंश की स्थापना किसने की थी? यादव राय ने। किसने की थी? यादव राय ने गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना की थी। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और यादव राय के ही संतान कौन थे? संग्राम शाह। कौन थे? यादव राय की ही संतान कौन थे? संग्राम शाह। याद रखना है आपको। देखिए, यादव राय ने गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना की थी, यानी गोंड राजवंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है, गोंड राजवंश का संस्थापक कौन था? आपका यादव राय। और संग्राम शाह क्या थे? संग्राम शाह इन्हीं के वंशज थे, ठीक है ना। अब संग्राम शाह के बारे में अगर बताया जाए तो देखिए, संग्राम शाह से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसा कि आप देखिए तो देखिए, संग्राम शाह ने, आपको याद रखना होगा कि संग्राम शाह से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। याद रखिएगा, संग्राम शाह ने संग्रामपुर नामक एक जगह बसाई थी। कौन सी जगह बसाई थी? संग्रामपुर, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? दमोह। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? याद रखिए, दमोह, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं कि अगर आप कभी जबलपुर गए होंगे तो वहां पर आप मदन महल रेलवे स्टेशन है, आप जानते हैं मदन महल रेलवे स्टेशन है, वहां उतरे होंगे। तो इस मदन महल का निर्माण जबलपुर में किसने कराया? ये भी संग्राम शाह ने ही करवाया था, जो किस वंश के शासक थे? गढ़ा के गोंड राजवंश के शासक थे, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, संग्रामपुर, दमोह, मदन महल, ये है ना। और इसके बाद अगर बात की जाए चौड़ागढ़ का किला, याद रखिए चौड़ागढ़ का किला। देखिए दोस्तों, आप इसे भी देखिए, चौड़ागढ़ का किला जो कहाँ है? नरसिंहपुर में। कहाँ है बच्चों? चौड़ागढ़ का किला नरसिंहपुर में है। इसे भी किसने बनाया था? इसे भी किसने बनवाया था? याद रखिए, किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने ही इसे बनवाया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद संग्राम शाह से रिलेटेड हो गया। देखिए, संग्राम शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था दलपति शाह। क्या नाम था? दलपति शाह इनका नाम था। ये किनके पुत्र थे? ये संग्राम शाह के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? संग्राम शाह के पुत्र थे। तो दलपत शाह इनके पुत्र थे। अब चूंकि दलपत शाह इनके पुत्र थे, तो देखिए इधर अब आपको थोड़ा सा समझना है। संग्राम शाह के बेटे कौन थे? दलपत शाह। और दलपत शाह का विवाह किसके साथ हुआ था? महारानी दुर्गावती के साथ। किसके साथ हुआ था बच्चों? महारानी दुर्गावती के साथ। रानी दुर्गावती के बारे में आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम विभिन्न राजवंशों से संबंधित जो महिलाएं हैं जिनका योगदान भारत के इतिहास में रहा, जैसे रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, छलकारी बाई, इनसे संबंधित चीजों को आज हम देखेंगे। तो देखिए, रानी दुर्गावती के बारे में देखिए। रानी दुर्गावती का जन्म कलिंजर के राजा राणा कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? राणा कीर्ति सिंह के यहाँ रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, जो कहाँ के राजा थे? कलिंजर के। कहाँ के राजा थे? कलिंजर के। राणा दुर्गा कीर्ति सिंह के यहाँ रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। किस दिन हुआ था? याद रखिएगा, दुर्गा अष्टमी को। किस दिन हुआ था बच्चों? दुर्गा अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इन्हें क्या रखा, इनका नाम क्या रखा गया था? रानी दुर्गावती। बचपन से ही रानी दुर्गावती युद्ध, कला कौशल, बाण चलाने, भाला फेंकने आदि चीजों में बहुत ज्यादा निपुण थी। तो ऐसे में क्या किया था? ऐसे में संग्राम शाह को दुर्गावती बहुत ज्यादा पसंद आई थी। रानी दुर्गावती के बारे में जब उनको पता चला था तो संग्राम शाह को रानी दुर्गावती बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह किसके साथ कर दिया था? रानी दुर्गावती के साथ, ठीक है बच्चों। परंतु क्या हुआ? परंतु 5 वर्ष ही दलपत शाह राजा रह सके। इसके बाद क्या हुआ? राणा दलपत शाह का निधन हो गया। और राणा दलपत शाह का जब निधन हो गया तो रानी दुर्गावती और राणा दलपत शाह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? वीर नारायण देव। क्या नाम था बच्चों? वीर नारायण देव इनका नाम था। अब चूंकि वीर नारायण देव बहुत छोटा था जब दलपत शाह, अब बात समझिए, इनका विवाह हुआ और 5 वर्ष के लिए ये राजा रह पाए, और इतने कम समय के लिए ये राजा रहे, और ऐसे में वीर नारायण देव बहुत छोटे थे जब दलपत शाह का निधन हो गया। जब दलपत शाह का निधन हो गया तो अब ये समस्या आई कि रानी दुर्गावती अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करे। तो रानी दुर्गावती
रानी दुर्गावती दलपत शाह को उत्तराधिकारी घोषित करे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र ही राजा बनता है। तो वीर नारायण देव राजा के रूप में आ गए, बात समझ में आ रही है। पर चूंकि अल्पायु में थे, बहुत कम उम्र थी इनकी, तो इसलिए रानी दुर्गावती ने शासन की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब रानी दुर्गावती यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने कौन बैठा था? वीर नारायण देव। लेकिन जो सारी बागडोर शासन की कौन संभालता था? तो कौन संभालता था? रानी दुर्गावती। ठीक है बच्चों, कौन संभालता था? रानी दुर्गावती। ऐसे में जब रानी दुर्गावती राज्य कर रही थी तो ऐसे में अब समझ लीजिए, अब आप समझिए, जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि एक महिला होगी, कब की बात है? जब अकबर, याद रखिएगा रानी दुर्गावती किस मुगल बादशाह के समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। ठीक है ना, अकबर के समकालीन। रानी दुर्गावती किस राजा के समकालीन थी? तो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती। अब देखिए रानी दुर्गावती के साथ कहानी क्या थी? रानी दुर्गावती थी तो ऐसे में बुंदेलखंड का एक राजा था, बुंदेल राजा था, जिसका नाम क्या था? बाज बहादुर। क्या नाम था? बाज बहादुर। और बाज बहादुर को ये लगा कि सीधी सी बात है, अब गोंड में, अब गढ़ा में क्या है? गढ़ा की स्थिति क्या है कि रानी दुर्गावती तो रानी है। अब चूंकि रानी दुर्गावती ही राजा के रूप में कार्य कर रही है, एक महिला है, इसे हराना बहुत आसान होगा। तो बाज बहादुर एक बड़ी विशालकाय सेना लेकर के, एकदम की बड़ा आसान होगा एक महिला को हरा देना, बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और रानी दुर्गावती और बाज बहादुर के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन ऐसे में क्या हुआ? रानी दुर्गावती ने पूरी कुशलता के साथ बाज बहादुर को हरा दिया और बाज बहादुर, यहाँ से बाज बहादुर का किस्सा हो गया समाप्त। ऐसे में क्या हुआ? भारत के इतिहास में अकबर मुगलों का राजा बना, और जब अकबर मुगलों का राजा बना, अकबर की सत्ता हुई, ठीक है, तो उसी समय पर क्या हुआ? जैसे जैसे अकबर अपने राज्य का प्रसार कर रहा था तो उसने बुंदेल राजा बाज बहादुर को भी हरा दिया। तो जब बुंदेल राजा बाज बहादुर को हरा दिया तो ये जो गढ़ा राज्य था, बात समझ रहे हैं, यानी ये जो गोंड राजवंश था, इसकी सीमा अब मुगल प्रशासन से लगने लगी। तो ऐसे में याद रखिएगा, आपने नाम भी सुना होगा, कड़ा मानिकपुर एक जगह है ना। अगर आप जाने इस मानिकपुर को तो मैं आपको बता दूं, जब आप सतना से इलाहाबाद के लिए जाते हैं तो एक जंक्शन पड़ता है जिसका नाम क्या है? मानिकपुर जंक्शन। यही कड़ा मानिकपुर है। ठीक है, अब कड़ा मानिकपुर में क्या था? कड़ा मानिकपुर का यहीं पर एक दीवान था जिसका नाम क्या था? यहाँ का राजा कौन था? आसफ खां। और आसफ खां किसकी आधीनता स्वीकार करता था? याद रखिए, मुगल बादशाह अकबर की। और आसफ खां की पहले दिन से नजर किसके ऊपर बनी हुई थी? रानी दुर्गावती के गढ़ा गोंड राजवंश के ऊपर, संपूर्ण गोंड राजवंश पर वो उसका नियंत्रण चाहता था। वो जानता था क्योंकि अब सीमाएं भी लड़ रही थी। आप जानते हैं इतिहास में जब दो राजाओं की सीमाएं आसपास लगती थी तो उनके बीच में युद्ध ही निर्णायक सिद्ध होते थे, और फिर जो उस युद्ध में जीतता था उसी का वर्चस्व कायम होता था। तो आप इस बात को जानते हैं। तो देखिए, कड़ा मानिकपुर में आसफ खां थे। अब आसफ खां किसके संरक्षण में थे? अकबर की। जब अकबर को ये बात बताई गई कि एक महिला है, गोंड रानी है और वहां पे वो शासन कर रही है, तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि चलो भाई ठीक है, अकबर ने आसफ खां को बोला ठीक है, तुम एक विशाल कैसे लेके जाओ और रानी दुर्गावती के खिलाफ युद्ध छेड़ो। तो ऐसे में आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, याद रखिएगा कौन सा युद्ध हुआ बच्चों? पहला युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला युद्ध हुआ तो रानी दुर्गावती ने बड़ी आसानी से आसफ खां को हरा दिया। लेकिन फिर बिना तैयारी के अचानक से, जब रानी आराम से अपने शिविर में विश्राम कर रही थी, अचानक से आसफ खां ने आक्रमण कर दिया। और अब जब आसफ खां ने आक्रमण कर दिया तो सीधी सी बात है, रानी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। रानी को समझ में आया कि वो ये युद्ध जीत नहीं सकती है, तो उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण देव को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया। और अब क्या हुआ? अब ये जो वीर नारायण देव थे तो सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिए गए। अब ऐसे में क्या हुआ? एक तीर रानी के गले पर आके लगा, एक तीर रानी की जांघ पे आके लगा तो रानी गिर पड़ी। और जब रानी गिर पड़ी तो रानी ने अपने मंत्री आधार सिंह, याद रखिएगा, रानी ने अपने मंत्री आधार सिंह से कहा कि मंत्री जी काम करिए, आप अपनी तलवार से मेरा गला काट दीजिए। तो मंत्री की आंखों में अश्रु आ गए और ऐसे में मंत्री परेशान हो गया कि मैं अपनी रानी का गला कैसे काटूं। फिर रानी दुर्गावती नहीं मानी। रानी दुर्गावती ने आधार सिंह के हाथों से उनकी कटार छीनी और स्वयं उन्होंने उस खंजर को अपने हृदय में उतार लिया और इस तरह से रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। तो देखिए, ये छोटी सी कहानी है, मैंने बहुत छोटी सी कहानी में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल आप इसे सुनिए, इसको सुनने मात्र से आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको आप देखिए। अब इसके बाद देखिए, रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। रानी दुर्गावती जिस दिन शहीद हुई थी, उनका शहादत दिवस बलिदान दिवस के रूप में मध्य प्रदेश सरकार बनाती है, जो कि 26 जनवरी 1945 को
बलिदान दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जून को किस दिन मध्य प्रदेश सरकार 24 जून, याद रखिए 24 जून बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। और बलिदान दिवस किसका? शहादत दिवस है रानी दुर्गावती का, आपको ये याद रखना है। फिर इधर याद रखिए 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। आपको पता होगा ना, जबलपुर में विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। इसका नाम कब किया गया बच्चों? आपको पता होगा 1983 में, 1983 में। और बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को। ये भी याद रखिए भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के नाम से पोस्ट कार्ड भी जारी किए हैं। याद रखिए क्या जारी किया है? पोस्ट कार्ड भी जारी किए हैं। जो पहले पत्रों के ऊपर चिपकाए जाते थे ये भी जारी किए गए हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1983 में स्थापित किया। 24 जून क्या मनाया जाता है? उनका शहादत दिवस। फिर देखिए अब रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो देखिए ये जो रानी दुर्गावती और ये जो आसफ खां के बीच में ये जो एक निर्णायक युद्ध हुआ था, ये कहाँ हुआ था बच्चों? आपको याद रखना होगा, ये युद्ध हुआ था नरई नाले में। कहाँ हुआ था? नरई नाले के पास हुआ था, जो आज कहाँ है? जबलपुर के बरेला में। कहाँ है? जबलपुर के बरेला में, याद रखना है। देखिए आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में जो युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? नरई नाले के पास। और कहाँ हुआ था बच्चों? बरेला में। कहाँ हुआ था? बरेला में। कहाँ है? जबलपुर के पास बरेला है, वहां नरई नाले के पास ही युद्ध हुआ था। तो देखिए बड़े आराम से समझिए आप। 14वीं शताब्दी में यादव राय नाम का एक व्यक्ति था जिसने किसकी स्थापना की? गोंड राजवंश में, गोंड राजवंश की मंडला की गढ़ा में स्थापना कर दी, ठीक है। उन्हीं का वंशज कौन था? संग्राम शाह। संग्राम शाह की मुख्य उपलब्धि क्या थी? इन्होंने संग्रामपुर बसाया जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? दमोह। इन्होंने मदन महल नामक एक महल बनाया। इन्होंने चौरागढ़ के किले का निर्माण किया। पूछा जाएगा चौरागढ़ का किला का, तो आप बता देंगे नरसिंहपुर में है। और एक बात याद रखिए, संग्राम शाह ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? रस रत्न माला। क्या नाम था? रस रत्न माला नामक एक किताब संग्राम शाह ने लिखी थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पूछा जा सकता है कि रस रत्न माला किस राजा की रचना है? तो संग्राम शाह की। और संग्राम शाह के पुत्र का नाम क्या था? दलपति शाह। क्या नाम था? दलपति शाह, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था? कलिंगर के राजा कीर्ति सिंह की बेटी रानी दुर्गावती के साथ, जो दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी। और रानी दुर्गावती का सबसे ज्यादा विश्वसनीय मंत्री कौन था? तो आधार सिंह था। कौन था बच्चों? आधार सिंह था, ठीक है। सबसे पहले रानी दुर्गावती का युद्ध किसके साथ हुआ था? बाज बहादुर, इसे पराजित किया था। आसफ खां को भी पहली बार पराजित किया था, जो बड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, उसे भी बड़ी आसानी से रानी दुर्गावती ने पराजित कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? जब अकबर के पास आसफ खां जाता है, फिर दोबारा सेना लेके आता है, उस युद्ध के बाद जब अचानक से आक्रमण कर देता है और रानी अपने शिविर में होती है, ऐसे में अचानक से रानी सदगति को प्राप्त होती है इस युद्ध में। और ये सदगति उन्हें कहाँ मिलती है? नरई नाले के पास बरेला जबलपुर में। आगे बात समझ में बच्चों, तो आपने देखा गढ़ा का गोंड राजवंश। तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे झलकारी बाई की। देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए बच्चों झलकारी बाई किस परिवार से संबंधित थी? बुंदेलखंड के कोली परिवार से। किससे संबंधित थी बच्चों? बुंदेलखंड के कोली परिवार से संबंधित थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब झलकारी बाई जंगल के नजदीक से गुजर रही थी, तो एक बाघ ने, आदमखोर बाघ ने झलकारी बाई के ऊपर आक्रमण किया। बात समझ रहे हैं? झलकारी बाई के ऊपर एक आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया। जब आदमखोर बाघ ने हमला किया झलकारी बाई के ऊपर, तो झलकारी बाई ने अपने खंजर से, याद रखिएगा, अपने खंजर से झलकारी भाई ने उस बाघ का अंत कर दिया। बात समझ में आ रही है? उस बाघ का अंत कर दिया एक ही झटके से, ठीक है। तो झलकारी बाई बहुत बहादुर थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। अब चलो झलकारी बाई के बारे में समझिए। याद रखिए झलकारी बाई के जो पति थे, जिनका नाम क्या था? पूरन कोरी। प्रश्न पूछेगा झलकारी बाई के पति का नाम क्या था? पूरन कोरी। तो याद रखिए झलकारी बाई के जो पति थे वो पूरन कोरी थे। किसकी सेना में थे? महारानी लक्ष्मीबाई की। किसकी सेना में थे? महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे। आपको पता होगा ना किसकी सेना में थे? महारानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए आप जानते हैं
महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका, है ना। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में इनका विवाह हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत जल्दी ही रानी विधवा हो गई थी और रानी की कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने अपनी ही एक दासी के पुत्र को गोद ले रखा था। देखिए, जिस पुत्र को गोद लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों दत्तक पुत्र। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद, 1858 के पहले, याद रखिए 1858 के पहले यानी 1857 की क्रांति के पहले जो भारत में हेड हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है ना। थोड़ा डलहौजी के बारे में भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, याद रखिएगा, डलहौजी को आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है। कौन कहा, क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पितामह। यूपीएससी मेंस में भी प्रश्न आ चुका है कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी कैसे। देखिए बड़े आराम से समझिए। लॉर्ड डलहौजी के 3 प्रमुख कार्य हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पहला काम लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? पहला काम लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की थी। क्या किया था? पीडब्ल्यूडी, जो आज आपको पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट दिखाई देता है ना, जो सड़कों का निर्माण कराता है, पीडब्ल्यूडी, इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पोस्ट कार्ड, याद रखिए, भारत में पोस्ट ऑफिसों की शुरुआत, ठीक है ना, संचार के क्षेत्र में ये काम किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और भारत में जो पहली रेलगाड़ी सन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखिएगा, कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में पहली रेलगाड़ी, ठीक है ना। जो रेलगाड़ी नहीं थी, क्या थी? मालगाड़ी थी। क्या थी बच्चों? मालगाड़ी। वो किसके टाइम पे चली थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत लाया था जिसे क्या बोलते हैं? लखपत का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे बताया जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये है कि अगर किसी भारतीय राजा या रानी का कोई भी पुत्र नहीं है, याद रखिए, यदि किसी भारतीय राजा या रानी का कोई भी पुत्र नहीं है और अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में राजा के दत्तक पुत्र को, यहीं पे समझना है आपको, राजा के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को अगर कोई राजा बनाएगा तो उसे राजा अंग्रेजी हुकूमत स्वीकार नहीं करेगी और अब वो रियासत अपने आप किसके पास चली जाएगी? अंग्रेजों के पास। बात समझ में आ गई? इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई के भी दत्तक पुत्र थे और दत्तक पुत्र को राजा बनने नहीं दिया जा रहा था। बात समझ में आ रही है? तो हालांकि याद रखिए उस समय जो झांसी का गवर्नर था वो कौन था? यूरोज था। और यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई के लिए 5000 रुपए की पेंशन फिक्स कर दी थी कि हम हर साल रानी को 5000 रुपए पेंशन देंगे, रानी अपनी झांसी हमें दे दे और अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में ला दे, ठीक है। तो अब चूंकि रानी ने इस बात का विरोध कर चुकी थी और रानी, आप जानते हैं, रानी ने अंग्रेजों की ये बात नहीं मानी थी और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो ऐसे में अब झलकारी बाई आती है। देखिए दोनों कहानियां लिंक थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं इन दोनों कहानियों को आपसे अभी शेयर कर दूं। और रही बात ये जो आप लोग कह रहे थे कि एक लंबा वीडियो बनाया जाए, देखिए वीडियो लंबा या छोटा नहीं होता है, कंटेंट उसका कैसा है। वो जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपकी परीक्षा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पे उपयोगी है कि नहीं है, तो है बिल्कुल है। आप खुद देख करके समझिए, इस चीज को आप खुद समझिए। तो देखिए अब इसके बाद फिर अब पूरन कोरी तो स्वयं सेना में थे। अब ऐसे में जब रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व में आई, बात समझ में, जब रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को राजा घोषित किया और जब उन्होंने सारी सेना की बागडोर ले ली तो उन्होंने एक दुर्गा सेना का निर्माण किया था। किस सेना का निर्माण किया था? दुर्गा सेना का, जिसमें क्या थी? जिसमें केवल महिलाएं थी। याद रखिए ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें क्या थी? उसमें केवल महिलाएं थी और दुर्गा सेना थी। दुर्गा सेना में उन्होंने किसे शामिल कर दिया? झलकारी बाई को। किसे शामिल कर लिया? झलकारी बाई। एक बार छोटी सी कहानी है, बड़े आराम से आपको समझनी है। झलकारी बाई एक बार झांसी के किले में गौरी पूजा आयोजित की गई। जब गौरी पूजा आयोजित की गई तो अपने पति पूरन कोरी के साथ झलकारी बाई वहां गई। जब झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई ने देखा तो वो शॉक्ड हो गई। कैसे शॉक्ड हो गई? उनको लगा कि अरे भाई ये तो एकदम मेरे जैसे दिखाई देती है, एकदम हूबहू मुझे
मेरे जैसी दिखाई देती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को बुलाया और झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई ने किसमें शामिल कर दिया? अपनी दुर्गा सेना में। इस कहानी को भी आप याद रखिए। उन्होंने दुर्गा सेना में जैसे ही उनको शामिल किया, उसके बाद झलकारी बाई को तोप चलाना, बंदूक चलाना, बाण चलाना, छापा मार प्रणाली सब कुछ सिखाया गया और झलकारी बाई को पूरी तरह से ट्रेंड किया गया। ठीक है, अब ऐसे जब युद्ध चल रहा था, बात समझ रहे हैं, एक बार क्या हुआ, अचानक से झांसी के किले के द्वार जब चारों तरफ से बंद थे, तो एक गद्दार था उनके बीच में, जिसका नाम क्या था? दूल्हे राव। क्या नाम था? दूल्हे राव। जिसने क्या किया था? जिसने किले के एक तरफ का दरवाजा खोल दिया। बात समझिए, एक गद्दार है जिसका नाम क्या है? दूल्हे राव। और दूल्हे राव ने क्या किया है? दूल्हे राव ने किले का दरवाजा खोल दिया। दूल्हे राव ने किले का दरवाजा खोल दिया तो अंग्रेजी सेना किले के अंदर आ गई। ऐसे में अब सब भड़बड़ा गए कि अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रानी को बचाना। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई को किले से बाहर निकाल दिया और अब अंग्रेजी सेना बची। तो अब सीधी सी बात है, अगर लोगों को ये पता चल गया कि रानी लक्ष्मीबाई किले के बाहर जा रही है, तो सीधी सी बात है, अंग्रेज तो रानी के पीछे पीछे चले जाएंगे। ऐसे में रानी संकट की स्थिति में आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ बच्चों? आपको यहीं पे समझना है। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई तो चली गई, तो झलकारी बाई उन्हीं की तरह दिखती थी। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहने और सीधी सी बात है, पूरे कपड़े उन्होंने अपने लक्ष्मीबाई के पहने और खुद वो यूरोज के शिविर में गई। याद रखिएगा, यूरोज के शिविर में गई। और जब वो यूरोज के शिविर में गई तो यूरोज को लगा कि रानी लक्ष्मीबाई है, तो उसने उनकी हत्या कर दी और इस तरीके से झलकारी बाई वीर गति को प्राप्त हुई। याद रखिए, वीर गति को प्राप्त हुई। और वीर गति का ये शहादत दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिए, ये जो आपकी झलकारी बाई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके नाम से भी भारत सरकार ने स्टाम्प जारी कर रखा है। उसके बाद फिर आप जैसा कि जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई खुद 18 जून 1858 को खुद शहीद हो गई। आगे बात समझ में, 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। और याद रखिएगा, जिस दिन महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी, तो इसी हीरोज ने कहा था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई की सेना में अगर कोई मर्द था तो वो केवल और केवल महारानी लक्ष्मीबाई थी। याद रखिए, तो ये रही झलकारी बाई और ये रही रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे इंदौर का होलकर वंश। ठीक है, देखिए 1716 में खान नदी के तट पर, याद रखिए इंदौर किस नदी के तट पर है? खान नदी के तट पर। 1716 में खान नदी के तट पर, याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य से अनुमति लेने के बाद, क्योंकि उस समय पे याद रखिए मुगल साम्राज्य था भारत में, तो मुगल साम्राज्य से अनुमति लेने के बाद काम्पेल के नंदलाल मंडलोई, याद रखिए काम्पेल के नंदलाल मंडलोई ने किस वंश की स्थापना की? किसकी स्थापना की? याद रखिए, नंदलाल मंडलोई ने एक जगह बसाई, एक छोटा सा शहर बसाया। ठीक है ना? जिसे क्या कहा गया? आपका इंदौर। याद रखिए, ठीक है ना? अब ये छोटी सी एक जगह थी, एक छोटी सी रियासत के रूप में निकल के आई। अब याद रखिए, होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? तो याद रखिए, पेशवा से अनुमति लेने के बाद होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? मल्हार राव होलकर। किसने की? मल्हार राव होलकर। होलकर का संबंध क्या है? देखिए, होलकर का संबंध सीधे सीधे आप याद रखिए, होलकर का संबंध किससे है? पुणे के पास होल नामक गांव था, जहां पर इन लोगों का जन्म हुआ था। इसीलिए इनके नाम के साथ क्या लगाया जाता है? होलकर। क्या लगाया जाता है? होलकर। यानी वहां जिन लोगों का जन्म हुआ, इस सारी रियासत से संबंधित राजाओं के नाम के साथ क्या लगेगा? होलकर राजवंश। तो याद रखिए, इसकी स्थापना किसने की? मल्हार राव होलकर ने की। और मल्हार राव होलकर, ठीक है, मल्हार राव होलकर ने स्थापना की। और मल्हार राव होलकर को ही याद रखिएगा, ये जो काम्पेल में नंदलाल मंडलोई ने जो स्थापना की थी काम्पेल की, इसी के साथ 9 रियासतों को जब पेशवा ने मल्हार राव होलकर को दे दिया, तो मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की नींव रखी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? होलकर राजवंश का संस्थापक। आ गई बात समझ में? क्या कहा जाता है? होलकर राजवंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर को कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? जब मल्हार राव होलकर यहाँ के राजा बने, तो याद रखिएगा, आप अच्छे तरीके से याद रखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो याद रखिए, वहां पर सदाशिव राव,
ठीक है ना। सदाशिव राव, आपने नाम भी सुना होगा। इसका किरदार किसने निभाया है? अर्जुन कपूर ने। याद आई आपको? पानीपत मूवी देखिएगा, सदाशिव राव का कॉन्सेप्ट किसके साथ है? अर्जुन कपूर ने इस रोल को निभाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो सदाशिव राव और मल्हार राव होलकर दोनों इस युद्ध में पार्टिसिपेटेड थे, मतलब दोनों इस युद्ध को साथ साथ लड़ रहे थे। लेकिन जब सदाशिव राव ने क्या किया, जब सदाशिव राव ने कुछ कहा और मल्हार राव होलकर ने उनकी बात नहीं मानी, तो मल्हार राव होलकर इस युद्ध से अलग हो गए। लेकिन ऐसे में इनके जो पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? खांडे राव होलकर। क्या नाम था? खांडे राव होलकर नाम था इनका। वो इस युद्ध से नहीं लौटे और वो इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। बात समझ में आ रही है? वीरगति को प्राप्त हो गए। याद रखिए, खांडे राव होलकर का विवाह औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मी अवंती बाई से हुआ था। किसके साथ हुआ था? अवंती बाई के साथ में किसका विवाह हुआ था? याद रखिए, खांडे राव होलकर का। ठीक है, अब ये तो समाप्त हो गए। तो सीधी सी बात है, अवंती बाई और खांडे राव की दो संतानें थी। कितनी संतानें थी बच्चों? दो संतानें। एक बेटा था और एक बेटी थी। आ गई बात समझ में? अब बेटा चूंकि अल्पायु का था, बहुत कम उम्र का था, तो बेटा तो शासन कर नहीं सकता था। आ गई बात समझ में? और बहुत दिन बेटा जिंदा भी नहीं रहा, मुश्किल से 5 से 7 साल जिंदा रहा और वो भी खत्म हो गया। इसके बाद शासन की सारी बागडोर किसके हाथों में चली गई? रानी अवंती बाई के हाथों में। किसके हाथों में चली गई बच्चों? रानी अवंती बाई के हाथों में शासन की सारी बागडोर चली गई। और जब रानी अवंती बाई के हाथों में बागडोर चली गई तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ना, पेशवा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब सारी शक्तियां एक महिला के हाथ में रहे। तो रानी अवंती बाई ने यह बड़ी सूझबूझ के साथ पेशवा को समझा दिया अपने शब्दों में कि देखिए, आप बात को समझिए, अगर महिलाओं के पास तो इतनी शक्ति नहीं होती है कि महिलाएं किसी के ऊपर आक्रमण करके युद्ध जीत सके। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए अगर किसी राजा ने हमको हरा भी दिया तो वो क्या सोचेगा? वो यही ना सोचेगा कि महिलाओं को हरा दिया, तो ऐसे में गलत मैसेज मार्केट में जाता है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से अवंती बाई ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी जो महिला सेना बना रखी थी उसे भी बना के रखा और इस तरीके से उन्होंने इंदौर में शासन भी किया। याद रखिएगा, अवंती बाई ने राजधानी जो पहले इंदौर हुआ करती थी, इंदौर से कहां स्थानांतरित कर दी थी? महेश्वर। कहां स्थानांतरित कर दी थी बच्चों? याद रखना है आपको, राजधानी इंदौर से महेश्वर किसने स्थानांतरित की थी? अवंती बाई। अवंती बाई भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती थी, श्री शंकर की उपासक थी। जब तक वो भोलेनाथ की स्तुति नहीं कर लेती थी, जब तक उनकी आराधना नहीं कर लेती थी, तब तक वो एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करती थी। याद रखिएगा। और जब रानी अवंती बाई कोई कार्य पूर्ण करती थी तो जब कागज में दस्तखत करने होते थे तो वो अपना नाम नहीं लिखती थी। क्या लिखती थी? भगवान भोलेनाथ या भगवान शंकर। आ गई बात समझ में? और रानी अवंती बाई के जो अति महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या क्या है? तो इधर आप देखिए, वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इसकी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मतलब शिलान्यास उद्घाटन किया है। याद रखिए, काशी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो वाराणसी में है, किसने किया था? आपको याद होना चाहिए, अवंती बाई ने। किसने किया था? अवंती बाई ने। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना, आप जानते हैं सोमनाथ वही जगह है जहां महमूद गजनवी ने इसे लूटा था। याद है ना आपको? ये वही सोमनाथ है। इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किसने किया था? तो किसने किया था? इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार अवंती बाई ने ही किया था। चलिए, सोमनाथ, तो देखिए सोमनाथ मंदिर का भी शिलान्यास किया, ठीक है ना। और याद रखिएगा, इन्होंने महेश्वर को भी बसाया। और महेश्वर जो विज्ञान और साहित्य और कला के क्षेत्र में जो इतना महत्वपूर्ण हुआ भारत के इतिहास में, वो भी किसके टाइम पे हुआ था? रानी अवंती बाई के नाम पर। रानी अवंती बाई ने एक सड़क का निर्माण भी कराया था जो बनारस को किससे जोड़ती है? कलकत्ता से। आ गई बात समझ में? देखिए बच्चों, ये जो वीडियो आज हमने आपके लिए लाया है और जिसमें हमने आपके साथ गढ़ राजवंश, गोंड राजवंश की बात की, होलकर राजवंश की बात की, झलकारी बाई की बात की, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कांस्टेबल की परीक्षा में जो लगातार प्रश्न रियासतों से संबंधित आ रहे हैं उसमें बच्चे फंस रहे हैं। उनको क्या होता है कि मैटर एक जगह पे व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलता और याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सक्षम अकेडमी का एक प्रयास था कि हम बच्चों को बड़ी आसानी से, बड़ी सरल भाषा में, कहानी के रूप में, आराम से, सुंदर सी कहानी के रूप में बच्चों के लिए एक प्रस्तुति पेश करें। तो देखिए बच्चों, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को मत सुनिए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड योर प्रिपरेशन
and believe on yourself and believe on your preparation and your strategy also. क्लियर है? तो आप इन चीजों को समझिए, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट में देखिए। और हाँ, एक अति महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई भी वीडियो या कोई भी चीज ऐसी चाहते हैं जो एमपी जीके से रिलेटेड हो या किसी भी जीएस के किसी भी पोर्शन से रिलेटेड हो, और अगर आपको उसमें दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, आप उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़ी समस्या लग रही है, तो आप हमसे कमेंट्स में बता दीजिए कि सर हमको इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पे बना दीजिए। तो डेफिनेटली हम अगली बार आपको उसी टॉपिक पे बात करेंगे, बड़ी डिटेल्स स्टडी करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहां से बाहर ना जाए। तो आप हमें कमेंट करके इस मैटर को बता सकते हैं, ठीक है। सक्षम अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो अगला वीडियो आपको मिले तो आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।